ये जो अभी प्रस्ताव पास किया गया, अगर इस पर हम लोग अमल कर लें तो जरूर हम लोगों का जिंदाबाद हो सकता है। तो इस पर अमल करने की जरूरत है। हाथ खड़ा करना आसान है, अमल करना उतना ही कठिन है। तो इसलिए लोगों ने कहा, जो लोग प्रस्ताव पास कर रहे थे, कि जितना आसानी से आप पास कर रहे हो उतना आसानी से अमल नहीं करोगे, लेकिन करेंगे हम लोग। साथियों, आज पेरियार ललई सिंह यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथी और दूर दूर से आए हुए सामने बैठे साथियों, देश की आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल की आजादी के मौके पर देश में आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। आप ग्राम पंचायत की ऑफिस में जाओ, जिला पंचायत की ऑफिस में जाओ, ब्लॉक पंचायत की ऑफिस में जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, आपको स्टिकर लगा मिलेगा, पोस्टर लगा मिलेगा। क्या लिखा है? आजादी का अमृतोत्सव। आजादी के अमृतोत्सव का क्या मतलब? मतलब है कि आजादी से कुछ अमृत निकला होगा, इसलिए आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। अब आजादी से कुछ अमृत निकला, इसलिए आजादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मनाया जा रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि हम लोगों से ताली भी बजवाई जा रही है और हम लोग ताली भी बजा रहे हैं, क्योंकि इस देश में जिनका ताली बजाना काम है वो आजकल कम ताली बजा रहे हैं। हर बात पर पिछड़े वर्ग के लोग सबसे ज्यादा ताली बजाने का काम कर रहे हैं। उन्हें चाहे बात समझ में आए तो भी ताली बजाते हैं, ना समझ में आए तो भी ताली बजाते हैं। 370 हटेगा तो ताली बजाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी तो भी ताली बजाएंगे, आरक्षण खत्म होगा तो भी ताली बजाएंगे, निजीकरण होगा तो भी ताली बजाएंगे। मतलब इनको ताली बजवाने के काम पर रख दिया गया है। सबसे ज्यादा ताली बजाने का काम हमारे लोग कर रहे हैं। अरे तो बजाओ ताली, मगर सोच तो लो कि आजादी के 75 साल में जो अमृत निकला आजादी से, अरे उस अमृत में कुछ अमृत ओबीसी समाज के लोगों को भी मिला कि नहीं मिला? उस अमृत में से कुछ अमृत शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी मिला कि नहीं मिला? उस अमृत में से कुछ अमृत शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी मिला कि नहीं मिला? और उस अमृत में से कुछ अमृत हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी मिला कि नहीं मिला, जिसके बारे में हम लोग लगातार चिंतित रहते हैं। सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर ये चिंता पैदा कर दी गई है कि देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारा देश का ठेका हमारे पास और देश की सारी नौकरियां उनके पास, देश का सारा तंत्र उनके पास, देश में सरकार चलाने का ठेका उनके पास और सारा लड़ने भिड़ने का ठेका इस देश में ओबीसी समाज के पास में। ओबीसी को उकसाया जाता है, ओबीसी को बहकाया जाता है, कभी यादव नान यादव हो जाता है, कभी चमार गैर चमार हो जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम हो जाता है। और ये प्रयोग 75 साल से चल रहा है। कभी भारत पाकिस्तान में हमारी भक्ति, देशभक्ति इतना जगा दी जाती है कि हम अपने मुद्दे ही भूल जाते हैं। आजादी की लड़ाई के समय में भी यही। हम आज जिन महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, उन्होंने आजादी की भी लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद जिन बदमाशों ने देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किया और हमें हमारे हक अधिकारों से वंचित करने का काम किया, उनसे भी लड़ाई लड़ने का काम किया। और आज जो बात मैं बोल रहा, ये बात पेरियार ललई सिंह यादव जी बोलते थे कि ये जो पिछड़ा वर्ग समाज है, अगर ये इकट्ठा हो जाए तो ये देश का शासक बन सकता है, लेकिन ये इकट्ठा नहीं हो रहा है। वो कहते थे कि ये जो लड्डू हाथ में आया है मंडल कमीशन के रूप में, ये लड्डू हाथ से निकल रहा है और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को कोई चिंता नहीं।
अरे चिंता हमें कैसे होगी? हमें तो दूसरे की ज्यादा चिंता है, अपनी कहाँ चिंता है? हम तो हमेशा दूसरे की चिंता करते रहते हैं, अपनी चिंता तो हमसे होती ही नहीं है। अगर अपनी चिंता होती तो जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, हर वर्ग के लोग इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि आजादी के बाद हमें क्या मिलेगा, आजादी के बाद हमें क्या मिलेगा, आजादी के बाद हमें क्या मिलेगा। हर वर्ग के लोग इस लड़ाई में कूद गए थे, आजादी के बाद हमें क्या मिलेगा। केवल हमारा पिछड़ा वर्ग समाज था जो ईमानदारी से बगैर किसी स्वार्थ के, उसको इस बात की कोई चिंता नहीं थी, इस बात का कोई गम नहीं था कि आजादी मिल जाएगी तो हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई चिंता नहीं थी। चिंता करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने आगाह किया था। ज्योतिबा फूले के पास जब रणाड़े जी गए और रणाड़े जी ने ज्योतिबा फूले को कहा आ जाओ हमारी आजादी की लड़ाई में, तो ज्योतिबा फूले ने कहा आ तो जाए तुम्हारी आजादी की लड़ाई में, लेकिन जब देश आजाद हो जाएगा तुम लोग तो राजा बन जाओगे, और जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम हमारे जैसे कुलवी किसानों के साथ, मतलब बैकवर्डों के साथ में तुम बराबरी का व्यवहार करोगे। इसमें मेरा यकीन, मेरा विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आता नहीं। ज्योतिबा फूले ने आगाह किया था कि देश आजाद हो जाएगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। छत्रपति साहू महाराज ने भी आगाह किया था देश आजाद हो जाएगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस देश में पैसों के बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, तमाम घोटालों की चर्चा होती है, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई किया गया तो घोटाला इतिहास का घोटाला है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। आज पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में लोग क्यों नहीं जानते? आज रामस्वरूप वर्मा के बारे में लोग क्यों नहीं जानते? आज जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में लोग क्यों नहीं जानते? आज छत्रपति साहू महाराज के बारे में लोग क्यों नहीं जानते? आज क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को एक जाति तक माना जाता है, एक जाति तक सीमित किया जाता है? आज पेरियार को लोग क्यों नहीं जानते? इसका एक ही कारण है कि इस देश में हमारे महापुरुषों को सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, इस देश में हमारे महापुरुषों को पढ़ाने का काम नहीं किया गया। हमें पढ़ने का अधिकार तो संविधान लिखकर बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया, लेकिन संविधान बनने के बाद जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता और व्यवस्था आई, उन्होंने आपको क्या पढ़ना है ये तय करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, और आपको क्या पढ़ना है वो तय करने का काम कर रहे हैं। गा से गमला पढ़ना है कि गा से गणेश पढ़ना है, ये आप नहीं तय करेंगे, ये वो तय करने का काम कर रहे हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, इस देश में बैकवर्ड कभी कमजोर नहीं रहा। इस देश में बैकवर्डों की आप कोई भी काम उठा कर देख लो, बैकवर्ड लोगों की सरकारें रही, सत्ता में रहे, राजा महाराजा रहे, और अगर लड़ाई की बात किया जाए तो चाहे प्राचीन भारत उठाकर देख लो, चाहे मध्यकालीन भारत उठाकर देख लो, चाहे आधुनिक भारत उठाकर देख लो, हर समय हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी लड़ाई है, उसको दबा दिया गया। जब हम ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योतिबा फूले ने रणाड़े से ऐसा कहा था, तब तो हम सोचेंगे, लेकिन वो हमको पढ़ने को ही नहीं मिलता। तिलक के बारे में केवल इतना पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। 1918 में जब साउथ बोरो कमीशन आया, भास्कर राव यादव को छत्रपति साहू महाराज ने कहा विधिमंडल में ओबीसी के लिए आरक्षण मांगो, बाबा साहब अम्बेडकर को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण मांगो। जब ये दोनों मांग हुई तो तिलक उस समय बहुत बड़े नेता थे, तिलक ने कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, तेली तमोली और भट्टों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा। ये आधी बात नहीं पढ़ाई जाती, केवल आधी बात पढ़ाई जाती है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे तिलक जी ने तो यादव लोगों का नाम लिया नहीं, तो हो सकता है यादव लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाह रहे होंगे तिलक जी। अरे चावल जब पकाया जाता है, महिलाएं बैठी हैं जब चावल पकाती है, सारा चावल दबाकर नहीं चेक किया जाता कि चावल पक गया कि नहीं पक गया। अरे 2-4 चावल उसमें से दबाए जाते हैं और सारे बर्तन का चावल मान लिया जाता है पक
चिपक गया, वैसे ही तिलक ने 2-4 जातियों का नाम लिया, सारी जातियों का नाम नहीं लिया। लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहते थे। बिहार में जब त्रिवेणी संघ बना, त्रिवेणी संघ यादव, कुर्मी, कोयरी लोगों ने मिलकर बनाया और तमाम पिछड़ी जातियों के लोगों ने मिलकर बनाया। और जब त्रिवेणी संघ बिहार में बना, त्रिवेणी संघ के नेता जब गए टिकट मांगने के लिए, तो उस समय कांग्रेसियों ने क्या, उस समय कांग्रेसियों ने कहा आजादी की लड़ाई में जेल जाने वाला आदमी ढूंढ कर लाओ, तब तो टिकट देंगे। ये बेचारे मेहनत करके अपने समाज से आजादी की लड़ाई में जेल जाने वाले लोगों को ढूंढ कर लाए। और जब जेल जाने वाले लोगों को लेकर के गए, कहा ये जेल जाने वाला तो ठीक है, लेकिन ये खद्दरधारी नहीं है, जेल जाने वाला भी होना चाहिए, खद्दरधारी भी होना चाहिए। जब वैसा भी ढूंढ कर ले गए, तो कहा क्या वहां जाकर साग भाटा बोला, कहा वहां जाकर क्या साग भाटा बोला, वहां जाकर क्या भैंस चलाना है, वहां जाकर के क्या हल चलाना है। तो हमें समझना पड़ेगा देश में क्या हो रहा था आजादी की लड़ाई के समय में। तिलक भी गए छत्रपति साहू महाराज के पास और कहने लगे कि महाराज आप आ जाओ हमारे साथ। महाराज ने कहा भाई तुम पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा के साथ बुरा बर्ताव करते हो, तो दूसरे के साथ क्या करोगे, जब तुम्हारी सत्ता आ जाएगी क्या करोगे। मैं तो नहीं आ सकता। ज्योतिबा फूले समझते थे कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो अंग्रेज तो चले जाएंगे, मगर आजादी के बाद हमें अधिकार नहीं मिलेगा। छत्रपति साहू महाराज समझते थे कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हमें अधिकार नहीं मिलेगा अगर हम लड़ेंगे नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर भी समझते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब यूरोप और अमेरिका के लोग आजादी की लड़ाई का समर्थन कर रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पूछो गांधी जी से ये किसकी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूछो इनसे। गांधी जी ने जवाब नहीं दिया कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ना है या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ना है। पेरियार रामास्वामी नायकर उस समय दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता थे। पेरियार रामास्वामी नायकर ने लिखा कि ये गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो आजादी की लड़ाई चल रही है, इससे 90% लोग आजाद नहीं होंगे, इससे केवल 10% लोग आजाद होंगे। आजादी के 75 साल में हम पिछड़े वर्ग के लोग जिन्होंने तन मन धन से आजादी की लड़ाई लड़ी, और जब आजादी का इतिहास लिखा गया तो देखा ये तो यादव है यार, इसका नाम कैसे इतिहास में आएगा, ये तो कुर्मी है यार, इसका नाम कैसे इतिहास में आएगा, ये तो गुजर है यार, इसका नाम कैसे इतिहास में आएगा, ये तो लोध है अवंतीबाई लोधी, इनका नाम कैसे आएगा। तो हमारे तो नाम ही गायब कर दिए गए। ये तो खोज कर निकालना पड़ रहा है कि अरे भाई हमारे लोग भी थे आजादी की लड़ाई में, तो हमारे लोगों को तो इतिहास से ही आजादी के बाद जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब तो हमारे लोग लड़ रहे थे, और जब आजादी की लड़ाई सफल हो गई तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे लोगों की जरूरत नहीं है, इतिहास से गायब कर दिया। और आजादी के 75 साल हो गए, आज भी ताली बजा रहे हैं, ताली तो बजा रहे हैं मगर गिनती तक नहीं हो रही है। इसलिए सभा में प्रस्ताव पास करना पड़ा कि सरकार हमारी गिनती करे। मैं तो यात्रा ही चला रहा हूं कि जाति आधारित गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो, इसकी यात्रा ही मैं चला रहा हूं। ये परिवर्तन यात्रा मेरी चल रही है, तो ये करना पड़ेगा, इसके बारे में लोगों को जागृत करना पड़ेगा। देखिए जब देश आजाद हो गया, पहले गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं कामयाब नहीं हूं। लेकिन जब देश का पहला प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया, कांग्रेस महासमिति में चुनाव हुआ और कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों ने वोट डाला, तो जितनी प्रांतीय कमेटियां उस इलेक्शन में शामिल हुई, उन्होंने सबने सरदार पटेल को समर्थन दे दिया। गांधी जी ने नेहरू जी की तरफ देखा और नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी आपको तो कोई नहीं कहा। नेहरू जी भी कुछ नहीं बोले, गांधी जी ने पूछा, नेहरू जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। और गांधी जी सारी बात समझ गए, क्योंकि ये मौन का हथियार गांधी जी का ही था। गांधी जी को जब किसी बात का जवाब नहीं देना होता था तो ये कागज उठाते थे, उस पर लिखते थे कि आज मैं मौन व्रत हूं और
और कोई आता था तो कागज दिखा देते थे, वो वापस चला जाता था। तो नेहरू जी भी कुछ नहीं बोले और गांधी जी सब समझ गए। गांधी जी ने जेबी कृपलानी को कहा कि पटेल को चिट दे दो, पर्ची दे दो। जैसे यहाँ कोई ज्यादा बोलेगा तो ये लिखा है कृपया संक्षेप करें, कोई ज्यादा बोलेगा तो पर्ची आएगी। तो वैसे ही कृपलानी जी ने पटेल जी को पर्ची दे दिया कि पटेल जी अपना नाम वापस ले। पटेल जी ने वो पर्ची गांधी जी की तरफ पढ़ा दिया कि कृपलानी जी दे रहे हैं, हम कैसे वापस ले ले। पहले गांधी जी तक ये बात पहुंच जाए। अगर गांधी जी भिजवा रहे हैं तो भी लोगों को पता चलना चाहिए कि गांधी जी भिजवा रहे हैं। तो पटेल जी ने वो पर्ची गांधी जी को दे दिया, गांधी जी ने फिर कृपलानी जी को दे दिया और कृपलानी जी ने फिर पटेल जी को दे दिया और पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया। और पटेल जी ने अपना नाम वापस ले लिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके समर्थन में कोई नहीं था, वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। तब से हमारा सत्यानाश हो रहा है। आर्टिकल 340 जब आर्य चंदापुरी बाबा साहब अम्बेडकर को मिले और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अब तो SC ST का मामला हल हो गया है, हम OBC के लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी कोई बात किया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि कोई पिछड़े वर्ग का आदमी इसके लिए आगे आए, तो आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 2-4 OBC के लोग थे, उनको अपने घर खाने पर बुलाया और कहा बोलो तो आपको भी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अरे बोलो तो कि आपको भी आरक्षण चाहिए। तो जो संविधान सभा में OBC के लोग थे, क्योंकि कांग्रेस वालों ने एक भी OBC को संविधान सभा का टिकट दिया नहीं था, तो जो गए थे अलग से चुनाव जीतकर वो भी डरते थे, क्योंकि इतना ज्यादा बहुमत था संविधान सभा में अकेले कांग्रेस का कि कोई बोलने से ही डरता था, वो हुटिंग करते थे, बोलने नहीं देते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने कहा पिछड़े वर्ग के लोगों ने क्या बोले, ये लोग बोलने ही नहीं देते। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अरे बोलो तो, और मेरा नाम लेकर बोलो कि अम्बेडकर ने ये कहने के लिए कहा। तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने बोला। जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने बोला तो हंगामा खड़ा हो गया। ये नया मामला कहां से खड़ा हो गया? अभी तक तो SC ST को हम देना नहीं चाहते थे, उनको देना पड़ गया। अब ये OBC के लोग भी आ गए मैदान में, इनको भी चाहिए। और ये नीचे से आग अम्बेडकर लगा रहे हैं, ये बात सबको पता चल गई। तो संविधान सभा में ये कहा गया कि भाई अभी समय ज्यादा हो जाए, अभी पिछड़े वर्ग की पहचान ही नहीं हुई है कि पिछड़े वर्ग को कौन लोग है, पिछड़े वर्ग के लोग, तो उनको आरक्षण कैसे दे, तो पहले पहचान करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर समझ गए कि ये टालने वालने का मामला है, तो उन्होंने कहा ठीक है, पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए हम लिख देते हैं। तो आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए सरकार आयोग बनाए और आयोग की सिफारिशों को लागू करे, इसके लिए आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में लिख दिया। पंडित नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्टिकल 340 पर अमल नहीं किया। और जब पंडित नेहरू जी ने आर्टिकल 340 पर अमल नहीं किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसका एक बड़ा कारण था कि नेहरू जी पिछड़े वर्ग के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं। इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया, नेहरू जी ने खबर ये छपने नहीं दिया अखबारों में कि अम्बेडकर ने जो इस्तीफा दिया है उसमें OBC का भी मुद्दा है, ये खबर ही नहीं छपने दिया। आज ही मीडिया बदमाशी नहीं कर रही है, तब भी मीडिया बदमाशी करती थी तो OBC की खबर ही नहीं आई, OBC की खबर नहीं आई। लेकिन आर्य चंदापुरी OBC का संगठन चलाते थे, उनको खबर मिल गई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे में OBC का मुद्दा है कि नेहरू OBC के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे। आर्य चंदापुरी बाबा साहब अम्बेडकर के पास चले गए और बाबा साहब अम्बेडकर को आर्य चंदापुरी जी ने कहा आप पटना आइए, आप OBC के मुद्दे पर इस्तीफा दिए हैं, आप पटना आइए, पटना में हम आपकी रैली कराएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को आर्य चंदापुरी जी पटना बुलाए और पटना में रैली का आयोजन हो गया। रैली की तैयारी शुरू हो गई। नेहरू जी को खबर लगी
कि ये अम्बेडकर अब पटना जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं मतलब उत्तर भारत में भी मामला खड़ा हो जाएगा। और पटना में जो रैली करवाई जा रही है वो बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के माध्यम से करवाई जा रही है, ओबीसी के लोगों के माध्यम से करवाई जा रही है। अगर उत्तर भारत का ओबीसी एससी इकट्ठा हो गया तो देश में ओबीसी एससी के लोग अपनी सरकार बना लेंगे और हमारा मामला खत्म हो सकता है। तो नेहरू जी ने अपने एक आदमी को चंदापुरी जी के पास भेजा और चंदापुरी जी को कहा कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। चंदापुरी जी ने कहा मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो डॉक्टर अंबेडकर की रैली की तैयारी कर रहा हूं। तो उनके आदमी ने नेहरू जी को बताया, नेहरू जी ने कहा पूछो रैली के बाद आएंगे क्या। चंदापुरी जी बहुत अट्ठर स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने नेहरू जी के आदमी को कह दिया प्रधानमंत्री के आदमी को ऐसा बोलना सबके हिम्मत की बात नहीं है। चंदापुरी जी ने कह दिया ना अब आऊंगा और ना तब आऊंगा, ना अभी आऊंगा ना रैली के बाद में आऊंगा, आऊंगा। तो नेहरू जी को लगा ये तो मामला हल नहीं होगा, रैली रुकेगी नहीं। तो अंबेडकर अगर पटना में रैली करेंगे तो पूरे उत्तर भारत में आग लगेगी। तो इसलिए नेहरू जी ने बाबू जगजीवन राम को कहा अरे तुम्हारे बिहार में अंबेडकर जा रहे हैं और अगर अंबेडकर वहां जम गए तुम्हारा क्या होगा, रैली फेल कराओ। तो जगजीवन राम ने भोला पासवान शास्त्री को लगाया और रैली पर पत्थर फेंकवाया। आज ओबीसी के लोगों को ये इतिहास पता नहीं है और शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी ये इतिहास पता नहीं है। वो भी क्षण था जब पत्थर चल रहे थे तो आर्यल चंदापुरी जी छाता लेकर बाबा साहब अम्बेडकर को पत्थर ना लगे इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का बचाव कर रहे थे और उसकी वजह से पत्थर आर्यल चंदापुरी जी को लगे। तो ये भी इतिहास है, हमें समझने की जरूरत है कि देश में ओबीसी एससी एसटी के लोगों की लड़ाई कोई अलग नहीं है, हम सब की लड़ाई एक है। एकजुट होकर लड़ेंगे तो अधिकार मिलेंगे और अलग अलग लड़ेंगे तो सत्यानाश हो ही रहा है और ज्यादा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जितना एकत्रित हो गए उतना लड़ाई मजबूत है। तो नेहरू जी ने तो 370 पर अमल नहीं किया, उनके गिनती भी रोक दी। अंग्रेज गिनती करते थे, नेहरू जी ने रोक दिया। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि भाई हमारे बाप दादा पुरखे तो नेहरू के बड़े सपोर्टर थे, नेहरू के कोई विरोधी नहीं थे, नेहरू को बड़ा नेता, महान नेता, समाजवादी नेता, कौन कौन सा नेता नहीं मानते थे। तो नेहरू को इतना बड़ा नेता हमारे ओबीसी समाज के लोग मानते थे, आखिर नेहरू ने हमारी गिनती क्यों रोकी। तो सोचते 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 एक दिन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? मुझे वो घटना याद आ गई, नेहरू और पटेल के प्रधानमंत्री बन गए। तो मुझे समझ में आया कि नेहरू जी को लगा कि कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ये ब्राह्मणों ने बनाई, कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई। और उस कांग्रेस के अंदर का चुनाव, बाहर का चुनाव नहीं, जो कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने मिलकर बनाई, उस कांग्रेस के अंदर का चुनाव मैं इतना बड़ा ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई छोटा मोटा हैरू गैरू नत्थू खैरू ब्राह्मण नहीं, इतना बड़ा ब्राह्मण, मैं उस कांग्रेस के अंदर का चुनाव नहीं जीत पाया। कल देश में आम चुनाव, कांग्रेस का अंदर मेरे जितना बड़ा ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव नहीं जीत पा रहा है। कल देश में आम चुनाव होंगे और जब आम चुनाव होंगे उसके पहले जनगणना का आंकड़ा आएगा कि ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, तो ओबीसी के दिमाग की बत्ती जलेगी। एक बार में नहीं जलेगी, 2 बार में जलेगी, 2 बार में नहीं जलेगी, 3 बार में जलेगी, 3 बार में नहीं जलेगी, 4 बार में जल जाएगी। लेकिन जल जाएगी जब हर 10 साल बाद ये आंकड़ा आएगा कि ओबीसी 52% और ब्राह्मण 3.5%। अरे कोई भी आदमी सोचेगा यार लोकतंत्र में हमारे भी वोट की उतनी वैल्यू है, इसके भी वोट की इतनी वैल्यू है, हमारा हम भी वोट डालते एक ही गिना जाता है, ये भी वोट डालता है तो एक ही गिना जाता है। जब दोनों का एक गिना जाता है, एक गांव के प्रधानी में एक वोट कोई ज्यादा पा जाता प्रधान हो जाता है, एक वोट कोई ज्यादा पा जाता विधायक हो जाता है, एक वोट कोई ज्यादा पा जाता सांसद हो जाता है। तो हम तो देश में ही आधे से अधिक हैं,
52% है। अगर अपने लोगों को इकट्ठा कर ले और इसके साथ SC ST और दूसरे वंचित समूह के लोगों को इकट्ठा कर ले तो इस देश पर हम लोग शासक हो जाएंगे। ये बात समझ में आ जाए, और अगर ये बात समझ में आ गई फिर देश में कोई दूसरा ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा। ये बात सोच समझकर, ऐसे आपकी गिनती नहीं हो रही, केवल गिनती का मामला नहीं है कि संख्या कलेक्ट कर लिया, केवल इतना मामला है, इतना मामला नहीं है। इतना मामला होता तो नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक कोई करने के लिए नहीं तैयार है। इतना छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और इसलिए नेहरू जी ने रोका। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी ने रोका। इंदिरा जी उनकी बेटी थी, सगी बेटी थी, बाप ने रोक दिया तो बेटी कैसे नहीं रोकती। तो 1931 1941 तो अंग्रेज ही रहे। 1951 में नेहरू जी ने रोका। 1961 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, रोका। 1971 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, रोका। और 1981 में फिर इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने रोका। और 91 में नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, जो तेलंगाना के ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के, उन्होंने रोक दिया। और फिर 10 साल जब बाद मौका आया तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। मैं देश भर में घूमता हूं तो मुझे ओबीसी के लोग मिलते हैं और ओबीसी के लोग कहते हैं पटेल जी भाजपा में सारे नेता खराब हैं, लेकिन अटल जी बहुत अच्छे नेता थे। जिनकी पुरानी पेंशन रुक गई है वो भी ऐसा ही कहते हैं। तो मैंने कहा तुमको ज्ञान नहीं है शायद कि ये पुरानी पेंशन भी रोकने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। तुम पुरानी पेंशन की लड़ाई भी लड़ रहे हो और अटल बिहारी को बहुत अच्छा वाला नेता भी बता रहे हो। ये दोनों काम एक साथ कर रहे हो। तो अभी तक तो कांग्रेस के लोगों ने रोका। 2001 में अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। अरे कांग्रेस वालों ने रोका तो बात समझ में आती थी, चलो रोका होगा भाई। जब एक ने रोक दिया कांग्रेस ने तो बाकी सब ने रोक दिया। अटल जी तो नेहरू जी के खिलाफ रहते थे पार्लियामेंट में, नेहरू जी के खिलाफ बोलते थे पार्लियामेंट में, और कभी कभी नेहरू जी अटल जी की प्रशंसा भी कर देते थे। और ये भी शायद कहा था कि अटल तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे, ऐसा अटल जी ही कहते थे। लालू प्रसाद जी ने जब अटल जी की सरकार गिरी थी तो कहा था कि अरे नेहरू का नाम लेकर कहते हो। तो नेहरू जी ने तो एक बार बनने के लिए कहा था, एक बार बन गए अब तो जान छोड़ दो, अब क्यों नहीं छोड़ रहे हो। तो अटल जी ने भी गिनती नहीं होने दिया। ये मैं क्यों बता, मतलब कांग्रेस के ब्राह्मणों ने नहीं होने दिया तो बीजेपी के भी ब्राह्मण अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं होने दिया। उत्तर भारत के ब्राह्मण ने नहीं होने दिया तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण ने भी नरसिंहा राव ने नहीं होने दिया। और फिर गिनती नहीं हुई। और इसके बाद फिर 2011 का समय, क्योंकि जो बात उसको समझ में आती वो बात उसको भी समझ में आती। हमारे लोगों को लगता है नहीं ये तो ये वाला है, ये तो वो वाला है, वो तो वो वाला है, वो तो वो चोला अलग पहनते। अगर चोला पहनकर आपकी पार्टी में नहीं आएंगे तो आपकी रिपोर्ट मुख्यालय तक कैसे पहुंचेगी संजीव। अरे आपकी पार्टी की रिपोर्ट संघ मुख्यालय भेजना है तो आपकी पार्टी का चोला पहनकर तो बैठना पड़ेगा। आपकी पार्टी का चोला गमछा डालकर टोपी लगाकर नहीं बैठेगा तो आपकी रिपोर्ट पहुंचेगी संघ मुख्यालय तक। तो पहुंचाना है तो आपकी पार्टी में आना है। तो हमको लगता है तो इस पार्टी का ये तो अच्छा वाला, वो तो उस पार्टी का वो तो अच्छा वाला है। इसलिए बता रहा हूं उत्तर दक्षिण और कांग्रेस बीजेपी इधर उधर सबने मिलकर 2001 के बाद 2011 का समय आया। 11 का समय आया तो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री। हम लोगों ने सोचा कि इस बार हो जाएगी, इस बार कोई ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री नहीं है, मनमोहन सिंह जी हैं, सरदार हैं, सिख हैं, गुरु के बंदे हैं, हो जाएगी। मनमोहन सिंह जी ने कह भी दिया। जब बैकवर्ड क्लास के नेताओं ने हंगामा खड़ा किया, भारत मुक्ति मोर्चा ने 51,000 कार्यक्रम पूरे भारत में लगाए और 51,000 कार्यक्रम पूरे भारत में लगाए। और वो पर्चा जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। हर बैकवर्ड क्लास के नेता के घर में भेज दिए। जब हर बैकवर्ड क्लास के नेता के घर में ये पर्चा पहुंच गया तो बैकवर्ड क्लास के नेताओं ने
हंगामा खड़ा कर दिया पार्लियामेंट में, कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते हो, पार्लियामेंट नहीं चलेगी जब तक गिनती पर फैसला नहीं। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा करेंगे, सब लोग शांत हो गए कि हो। फिर कांग्रेस और आरएसएस के लोगों ने मन कर दिया, अरे नेहरू से लेकर अटल तक तुम्हारे वर्ग के नेता हमारे वर्ग के नेता दोनों ने नहीं किया, अरे होगा तो क्या क्या होगा, नहीं होगा तो क्या क्या होगा। और जब उन्होंने सोचा कि होगा तो क्या क्या होगा और नहीं होगा तो क्या क्या होगा, तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को एक मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी जी को बना दिया, और प्रणब मुखर्जी जी को बना दिया कि फैसला ये करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। तो प्रणब मुखर्जी फिर वही निकले बंगाल के ब्राह्मण। पहले तो हम लोग सोचते थे कि ये सेकुलर है, राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो चले गए संघ की शाखा में, तब पता चला कि हम तो ऊपर ऊपर देख रहे थे, अंदर का मामला कुछ और था जो हम लोग अंदर वाला नहीं देख पाए थे, ऊपर ऊपर सेकुलर वाला देख रहे थे। और फिर गिनती नहीं हुई, गिनती के नाम पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं है। अब ये इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था, इसको दबाना था, तो दबाने के लिए क्या किया, बाबा रामदेव अन्ना हजारे को मैदान में उतारा, कहा काला धन लाएंगे, जन लोकपाल बनाएंगे। अब ओबीसी वालों को तो भूते सवार हो गया, गिनती का मुद्दा हवा में चला गया और भ्रष्टाचार मिटाना है, काला धन वापस लाना है, ये गाना गाने लगे और ओबीसी का मुद्दा दबा दिया। ओबीसी को इसीलिए कह रहे भाई अपने लिए भी तो लड़ो। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई 16 नवंबर 92 को 52% ओबीसी को 27% मिला, 27% में क्रिमिनल लगा दिया गया। और ओबीसी के लोगों को क्रिमिनल लगाकर बड़ा अन्याय ओबीसी के साथ में हो गया, क्योंकि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा मगर वो खा नहीं सकता है। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है वो क्रीमी लेयर में आरक्षण नहीं मिलेगा, जो नहीं पढ़ा सकता है वो नॉन क्रीमी लेयर आरक्षण ले सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं सकता तो कैसे ले सकता है। तो ऊपर से भी खत्म, नीचे से भी खत्म। इसको लेकर अगर ओबीसी पार्लियामेंट घेरता तो 10-12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिल जाती, लेकिन आरएसएस बीजेपी के लोगों ने सोचा कि ओबीसी पार्लियामेंट घेरेगा तो इसके अधिकार पर हमने कब्जा किया है, छोड़ना पड़ेगा, इसलिए डाइवर्ट करो। जैसे मोबाइल में काम डाइवर्ट की जाती है वैसे आपकी लड़ाई डाइवर्ट हो गई। अब हमारे लोग तो भी बता रहे कि हमारा जन्म से लेकर मरण तक और मरने के बाद तक का कोई काम बगैर पंडित जी के होता नहीं है। तो पंडित जी लोग हमारे घर में आ गए, कहने लगे पटेल जी, यादव जी, मौर्य जी, कुशवाहा जी, निषाद जी, राजभर जी, अरे अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो हमारे बैकवर्ड समाज के लोगों ने कहा जरूर बनना चाहिए, चंदा दे क्या? कहा चंदा का मामला नहीं है, जहां राम जी पैदा हुए थे वहां मस्जिद है और जब तक मस्जिद रहेगी वहां मंदिर कैसे बनेगा, इसलिए चलो अयोध्या मस्जिद गिराने के। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंबरा और तमाम ओबीसी के लोगों को चेहरा आगे किया, चलो अयोध्या। जिनको जाना चाहिए था दिल्ली संसद भवन घेरने के लिए 12 करोड़ नौकरियों के लिए, वो चले आए अयोध्या। 15-16 दिन में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरा दिया और बाबरी मस्जिद गिर गई। और फिर क्या हुआ, मंडल कमीशन हवा में उड़ गया और कमंडल का मामला शुरू हो गया। और ओबीसी को क्या मिला क्या नहीं मिला आज तक पता नहीं चला। इतने लोग बैठे, अगर अभी मैं पूछ लूं, मैं रोज पूछता हूं सभाओं में, इसमें कितने लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा है, तो 10 हाथ उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा नहीं उतारे, जिससे तुमको अधिकार मिलता है वही रिपोर्ट तुमको क्या मिला क्या नहीं मिला नहीं पढ़ते तो काम कैसे चलेगा। चलो बहुत बड़ी कुर्बानी दे दिया मंदिर के, 12 करोड़ नौकरियां छोड़ दिया, मंदिर बन रहा है। एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं लिया, एक भी ओबीसी को नहीं लिया। अरे हमने कहा भाई आरएसएस बीजेपी वालों, सारे ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू हो सकते हैं, मान लेते हैं। अरे विनय कटियार कब से खराब वाले हिंदू हो, कल्याण सिंह कब से खराब वाले हिंदू हो गए, उमा भारती कब से खराब वाली हिंदू हो गई, परवीर तोगड़िया कब से खराब वाले हिंदू हो गए, रितंबरा कब से खराब वाले हिंदू हो गए। अरे इनको तो ट्रस्ट में रख देते,
मैं एक दिन फैजाबाद में सभा कर रहा था, तो ये पटेल जी बोल रहे थे माइक पे, कह रहे थे जब विनय कटियार को शिलान्यास में नहीं बुलाया गया मंदिर के, तो मैं विनय कटियार के घर गया और विनय कटियार को पूछा कि कैसा लग रहा है। विनय कटियार ने कहा बहुत खराब लग रहा है, खराब भी लग रहा है, बोलने की हिम्मत भी नहीं है। इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है। कल्याण सिंह जब राज्यपाल पद से रिटायर हुए, कहा मैं फिर से पार्टी ज्वाइन करूंगा, राजनीति करूंगा। उसके 2-4 दिन बाद नोटिस आ गई। कौन सी नोटिस? बाबरी मस्जिद गिराने वाली। फिर कल्याण सिंह जी चले गए, मगर दोबारा नहीं कहा कि मैं फिर से राजनीति करूंगा। तो ये बोलेंगे तो बाबरी मस्जिद गिराने की केस में ही अंदर कर देंगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा मंदिर तो बनना चाहिए लेकिन मस्जिद गिराना गलत था। इसका मतलब जिन लोगों ने गिराया है उनको बरी नहीं किया गया है। वो अभी तलवार लटका कर रखा, बोलना मत। अगर बोलोगे तो तलवार गले पर लटकी है, चल जाएगी। तो पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो हमारी गिनती का क्या मामला है? हमारे आरक्षण का क्या मामला है? किसानों की फसल की कीमत नहीं मिल रही, उसका क्या मामला है? बीटेक करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उसका क्या मामला है? कोई मामला नहीं है। कभी 370 पर हम ताली बजाएंगे, कभी हम 3 तलाक पर ताली बजाएंगे, कभी हम यूसीसी पर ताली बजाएंगे, कभी हम हिजाब पर ताली बजाएंगे और कभी मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे बजरंग दल के कहने पर, आरएसएस के कहने पर। इस तरह से अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारा सत्यानाश करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जब हम पिछड़े वर्ग के लोग अपना सत्यानाश करने के लिए खुद ही पर्याप्त हैं, तो दूसरे को सत्यानाश करने की क्या जरूरत है? माँ बच्चा भी नहीं रोता तो दूध नहीं पाता है, माँ नहीं पिलाती है। माँ तो बच्चे को बहुत प्यार करती है। ये सत्ता में बैठे लोग हमें प्यार नहीं करते हैं। जब हम चिल्लाएंगे तो कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं चिल्लाएंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों को ये तय करना पड़ेगा। क्या तय करना पड़ेगा? कि अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यादव की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, चमार गए चमार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, एससी ओबीसी से नहीं लड़ेगा, ओबीसी एससी से नहीं लड़ेगा, ओबीसी एससी एसटी से नहीं लड़ेगा और ओबीसी एससी एसटी मिलकर मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन से नहीं लड़ेगा। फिर हम किस बात के लिए लड़ेंगे? फिर हम एक ही बात के लिए लड़ेंगे कि इस देश में सबकी गिनती होनी चाहिए और सबकी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये होनी चाहिए। इस बात के लिए लड़ेंगे। हमारी फसल की कीमत मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। चंद्रयान की तो बहुत चर्चा हो, उसमें जिस वैज्ञानिक ने चंद्रयान भेजा वो उसका बाप कपड़ा की दुकान पर नौकरी करता था, गरीबी में पढ़ाकर उसको वैज्ञानिक बना दिया। आज जहाँ खिचड़ी खिलाया जा रहा है वहां से पढ़कर कोई बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है, ऐसी कल्पना कर सकते हो? देश में बहुत एक राष्ट्र एक कानून की बात हो रही है, लेकिन एक समान शिक्षा के लिए एक कानून की बात नहीं हो रही है, एक समान इलाज के लिए बात नहीं हो रही है, सबको नौकरी के लिए बात नहीं हो रही है। आप समझो, आपको धर्म के बचाने के नाम पर आपको फंसाया जा रहा है, देश को बचाने के नाम पर आपको फंसाया जा रहा है। और हम कितने भोले भाले लोग हैं। हमें कहा जा रहा है कि मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। कितने दिन बाद हो जाएगा? 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद। जब बच्चा पैदा करते करते मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तब वो कब्जा कर लेंगे। हम इतने समझदार हैं कि मुसलमान 500 साल बाद देश पर कब्जा ना करें, इसलिए 75 साल से पंडित जी लोगों का कब्जा करवा कर रखे हुए हैं। इतना समझदार हम हैं और इतना हम नहीं समझ पाए कि हमारी संख्या तो आज ही ज्यादा है। जब संख्या ज्यादा होने पर ही कब्जा होता है तो हमारी तो आज ही ज्यादा है, हम क्यों कब्जा नहीं कर लेते? इतना नहीं समझ पाए। यही समझने की जरूरत है और यही समझाने की जरूरत है। देखो, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देगा। बातें बहुत सारी है लेकिन मुझे पता है समय की मर्यादा है। आखिरी बात ये कह रहा हूं, इस देश का टीवी जो है वो सबसे ज्यादा हम लोगों का दिमाग खराब कर रहा है। टीवी को इस बात को दिखाने की फुर्सत है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता। टीवी को इस बात को दिखाने की समय है कि पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों को लेकर आई, उस पर दिन रात खबर है। टीवी को बहुत सारे
सारी बातें, 3 तलाक, हिजाब से लेकर बहुत सारी बातें दिखाने के लिए समय है, लेकिन टीवी तो आपकी गिनती का मुद्दा दिखाने के लिए समय नहीं। किसानों की फसल की कीमत मिलनी चाहिए, ये दिखाने के लिए समय नहीं है। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, ये दिखाने के लिए समय नहीं है। सबको बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, ये दिखाने के लिए समय नहीं है। ये टीवी वालों को हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ सूट नहीं करता। आरएसएस बीजेपी चाहती है कि 2024 का चुनाव या तो हिंदू मुसलमान पर हो जाए या तो भारत पाकिस्तान पर हो जाए। चुनाव के पहले ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, या तो हिंदू मुसलमान का कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा या तो भारत पाकिस्तान का कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया जाएगा और राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर आपसे वोट लूट लिया जाएगा। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को सतर्क करना चाहता हूं, पहले से बताना चाहता हूं कि ऐसा बखेड़ा खड़ा होगा, इसलिए सतर्क रहो और अपनी गिनती के मुद्दे पर, अपने हक अधिकार के मुद्दे पर ही वोट करने का काम करना। और आज की तारीख में इतना मनोबल बढ़ गया है कि मोदी का सलाहकार कह रहा है संविधान बदलना चाहिए। बदला जा सकता, अच्छा बदलने देंगे तुम तो ऐसे ही बदल लोगे, और हम लोग क्या करें? हम लोग हाथ हाथ पे रख के बैठे रहेंगे, तुम बदल लोगे? यूरेशिया तक खड़े रहेंगे, जगह नहीं मिलेगी भारत। यूरेशिया रुकोगे, उससे पहले नहीं रुक पाओगे। तो इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत है। मनोबल ज्यादा बढ़ गया है, ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, संविधान लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। इसलिए इस साजिश से निपटना होगा, पिछड़े वर्ग के लोगों को सतर्क होना होगा। इतने से कुछ नहीं होगा, आने से जितने आए हो संकल्प लो कि गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, एक बात समझाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे और गली से लेकर दिल्ली तक का और दिल्ली से लेकर गली तक का डायरेक्ट नेटवर्क बनाने का काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश भर में कर रहा है। दिल्ली से लड़ाई शुरू होगी तो आपको खबर मिलेगी, गांव में आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तो हमें खबर मिलेगी, आप पर अन्याय अत्याचार होगा तो भी लड़ाई होगी, समाज पर अन्याय अत्याचार होगा तो भी लड़ाई होगी। इस लड़ाई के लिए मजबूत संगठन का निर्माण करो। लोकतंत्र में संगठन की ही शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। ओबीसी जितना मजबूत संख्या में है उतना मजबूत संगठन ओबीसी का नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ओबीसी जितनी मजबूत संख्या में है उतना ही मजबूत ओबीसी का संगठन भी बनाएंगे। एक जाति का नहीं, सभी जातियों को मिला करके बनाएंगे। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया गया है। आप सब लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को इस लड़ाई में साथ सहयोग देंगे, इस आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी विकास पटेल साहब, बहुत ही विश्वास से आपने पिछड़े वर्ग के और ड्राइवर बहुत हुआ है।